हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिन से हम लोग साइंस की रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साइंस की वेटेज 25 नंबर की होती है। और हम इस चीज़ में ऐसे प्रश्नों को करते हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी तरह से संभावना है। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ये वीडियो रोज़ रात 8 बजे आती है, आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग आपको ऐड कर देंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां पहले से ही 2,25,000 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर करता है। अब हम पहले एक चीज़ समझाते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, न्यूटन साहब जो थे वो बताए थे कि ब्रह्मांड में दो वस्तु रहेगा, बताए थे कि ब्रह्मांड में दो वस्तु के बीच में मान लीजिए r दूरी है, और इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इसके बीच में जो दूरी होता है वो f मान लीजिए क्या है, और इसके बीच में जो दूरी f है। तो यही बताए थे, ये जो f का मान जो होता है, जो f होता है वो समानुपाती होता है m1 m2 के, और f जो है वो विलोमानुपाती होता है इसके बीच के दूरी के वर्ग के। ठीक है, इसके बीच के दूरी के वर्ग के। और हम इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिखें तो क्या बोल सकते हैं, f जो होता है m1 m2 के समानुपाती, और r उनके बीच के दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। तो यहीं से अब ये सब को मिटाते हैं, डायरेक्ट इसके बाद का लाइन लिखते हैं। तो यहीं से एक फार्मूला बनता है कि f जो होता है, जब वहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक आता है कैपिटल G, और m1 m2 के तो समानुपाती होता ही है, और उसके बीच के दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर करता है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के। हाँ, ये तो सही है, वर्ग पर तो निर्भर कर रहा है, उसके बीच की दूरी के, उसके द्रव्यमान के गुणनफल पर भी निर्भर कर रहा है। और गुरुत्व स्थिरांक, ये जी को गुरुत्व स्थिरांक कहा जाता है, जिसका मान जी का मान कैपिटल जी का मान लिख लीजिएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और स्मॉल जी का मान तो आप लोग जानते ही होंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये स्मॉल जी है और ये कैपिटल जी है। तो देखिए, इस पे तो निर्भर कर रहा है, इस पे निर्भर कर रहा है, इस पे निर्भर कर रहा है। हमसे पूछा कि नहीं करता है, तो नहीं किस पे कर, उसके द्रव्यमान के योग पे निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके गुणनफल पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रह्मांड के प्रत्येक दूरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करता है जो उसके, तो अभी वही फार्मूला फिर से है कि f जो होता है G(m1 m2 बाय r स्क्वायर), तो उसके समानुपाती, आकर्षण बल का समानुपाती है, किसके समानुपाती होता है, तो उसके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती, द्रव्यमान के गुणन, उसके योग पे तो, उसकी ऊर्जा तो पता ही नहीं है, आयतन भी का भी नहीं बोल सकते, ऊंचाई का भी नहीं बोल सकते, लेकिन उसके द्रव्यमान के गुणक पे निर्भर करता है। द्रव्यमान के गुणक पे, ये देखिए द्रव्यमान का गुणक है ना, दोनों वस्तु का द्रव्यमान का गुणक इस पे निर्भर करता है, समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो द्वारा उत्पन्न ध्वनि डैश से बढ़ती है। अब रेडियो से जो ध्वनि बढ़ती है तो किससे बढ़ती है, किसके बढ़ने से ध्वनि का मतलब तेज होती है। तो हम 2-3 वीडियो पहले में बताए थे कि ध्वनि का 2 गुण के बारे में बताए थे, एक पिच बताए थे और एक बताए थे तीव्रता। पिच को ही तारत्व बोला जाता है
और हम बताए थे कि तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है और तीव्रता जो है आयाम पर निर्भर करता है। और ये भी बताए थे कि पिच का मतलब होता है मोटा पतला, ध्वनि मोटा है या पतला है, और तीव्रता का मतलब होता है धीमा या तेज। तीव्रता का मतलब धीमा तेज और पिच का मतलब मोटा पतला। एग्जाम्पल से भी समझाए थे कि एक लड़का और लड़की का आवाज़, तो लड़की का आवाज़ जो होता है पतला होता है, इसका मतलब उसका पिच हाई है, और लड़का का आवाज़ मोटा होता है, इसका मतलब पिच कम है। जिसका पिच ज़्यादा होता है उसका आवाज़ पतला होता है, जिसका पिच कम होता है उसका आवाज़ मोटा होता है। तो यहाँ पे तो रेडियो का तो हमसे मोटा पतला पूछा नहीं, तो ध्वनि बढ़ती है, ध्वनि देश से बढ़ती है, मतलब तेज होती है, तो तेज मतलब तीव्रता के कारण हो रहा है, और तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम से। तो आयाम के बढ़ने से ध्वनि भी तेज हो जाएगी, ध्वनि भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, रोज़ सारा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक नेक्स्ट वीडियो पिछले वीडियो से कुछ ना कुछ जुड़ा ही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरंग चाल आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। सभी क्या है? एक तरंग का तो विशेषता ही तो है, तरंग का विशेषता ही है, तरंग का विशेषता ही है ना। ये तरंग दैर्ध्य होता है, आवृत्ति होता है, चाल आयाम, ये सब तरंग का विशेषता ही है, तरंग की विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? अब ओले रोमन जो एक साइंटिस्ट थे, वो प्रकाश की गति को पहली बार कब मापा था? 1676 ईस्वी में। ठीक है, और प्रकाश की गति क्या होती है, जिसको सी से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो प्रकाश जो है 1 सेकंड में इतना मीटर दूरी तय करती है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तन करने के लिए क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, किसी माध्यम के प्रकाश को परिवर्तन करने के लिए किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? उसके प्रकाश घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है। अब देखिए, एक हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो देखिए क्या होता है, होता ये है कि देखिए, एक होता है विरल माध्यम, क्या होता है? विरल माध्यम, और एक होता है सघन माध्यम। विरल, एक हम थोड़ा मतलब देसी भाषा में बताते हैं। विरल मतलब हुआ कि कम भीड़, कम घनत्व। विरल मतलब जहाँ पे भीड़ कम हो, और सघन मतलब भीड़ ज़्यादा हो। ठीक है, याद करने का तरीका है। तो विरल मतलब कम भीड़ और सघन मतलब ज़्यादा भीड़। अब देखिए, एक होता है पानी दिया है इसमें, और एक कांच दिया है, अब देखिए, पानी और कांच में घनत्व किसका ज़्यादा होता है? कांच का घनत्व ज़्यादा होता है, मतलब कांच में भीड़ ज़्यादा है और पानी में भीड़ कम है। अब मान लीजिए एक ये अभिलंब है, ठीक। और जब प्रकाश इधर से आएगी तो क्या करेंगे, जब हम कम भीड़ वाला में रहेगा तो हम तो तेज़ी से दौड़ेंगे, और जब ज़्यादा भीड़ वाला, तो यहाँ पे ऊपर में पानी है, नीचे में कांच है, तो ऊपर में कम भीड़ है, नीचे में ज़्यादा भीड़ है। तो जब कम भीड़ में रहेंगे तो हम तो तेज़ी से दौड़ेंगे, और जब ज़्यादा भीड़ में आ जाएंगे तो थोड़ा चाल हमारा स्लो हो जाएगा। ठीक है, और कम वाले भीड़ में हम फैल के चलेंगे, और ज़्यादा वाला भीड़ में क्या करेंगे, थोड़ा सा सिकुड़ के चलेंगे, थोड़ा कम जगह लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम इधर देखिए, हम फैल के चल रहे हैं और स्पीड से चल रहे हैं, और जाना चाहिए था हमको ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम जाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ तो कम भीड़ था तो हम स्पीड से आए, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से आए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ हम चलेंगे 8 मीटर पर सेकंड से, भीड़ वाला जगह में 8 मीटर पर सेकंड से चलेंगे, और क्या करेंगे, थोड़ा सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ मतलब जाना चाहिए था हमको ऐसे, ब्लू वाला लाइन देखिए, लेकिन चले जाएंगे हम ऐसे, चले जाएंगे मतलब अभिलंब की तरफ झुक जाएंगे। मतलब विरल मतलब कम, जहाँ पे भीड़ होगा वहाँ पे हम तेज़ी से चलेंगे, प्रकाश की जो चाल होती है तेज़ी से चलती है, और सघन वाले माध्यम में थोड़ा धीरे चलेंगे, और विरल वाले माध्यम मतलब जहाँ कम भीड़ होगा वहाँ पे फैल के चलेंगे, मतलब अभिलंब से थोड़ा दूर है, और जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगा वहाँ अभिलंब की तरफ झुक जाएंगे, यानी सिकुड़ के चलेंगे, कम जगह कम है ताकि। ठीक है, क्योंकि जगह कम है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है अब क्वेश्चन, कि बोल रहा है प्रकाश की किरण पानी से गिलास मतलब पानी मतलब कम भीड़, और गिलास मतलब ज़्यादा भीड़।
ग्लास मतलब ज़्यादा भी है। चलते हैं तो अभिलंब की यह झुकता है, अब झुकता है किधर है, अभिलंब से दूर की पास में, तो सामान्य की ओर तो झुकता है, लेकिन गति बढ़ जाती है नहीं, गति तो घटती है, क्योंकि कम भीड़ से ज़्यादा भीड़ में जा रहे हैं, सॉरी हाँ, कम भीड़ से ज़्यादा भीड़ में जाएंगे तो गति तो घट जाएगी। यहाँ बोला गति बढ़ती है, ये तो नहीं होगा। सामान्य से दूर तो होगा ही नहीं, सामान्य के तो और जाना होगा, तो सामान्य से और जाएंगे और गति जो है धीमा हो जाएगी। हाँ, तो ये आंसर सही है, सामान्य से की ओर जाएंगे। सामान्य मतलब ये जो अभिलंब बताए थे, ये इसी को बोलते हैं सामान्य। इसी के और जान, जैसे कि ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हम अभिलंब का और न जा रहे हैं, अभिलंब की तरफ चले गए और गति थोड़ा धीमा हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसको परिवर्तित करने के लिए, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसी और डीसी किसके रूप होते हैं। एसी और डीसी जो किसके रूप होते हैं, वो चार्ज के प्रवाह का रूप होता है, चार्ज के प्रवाह का रूप होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए। हो सकता है कि ऐसा ही लैंग्वेज में आपको उठ के आ जाए पेपर में। ठीक है, देखिए, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग क्या होता है। अब देखिए, जब लिटमस पेपर जो होता है उसका न अम्ल है, अम्ल, और इधर होता है क्षार, ये स्केल है, ये बीच में 0 होता है। अब देखिए, जब लिटमस पेपर का जो ओरिजिनल रंग होता है, ओरिजिनल रंग वो होता है बैगनी। ठीक है, बैगनी, और जब उसको अम्ल में डाला जाता है तो हो जाता है लाल, और क्षार में डाला जाता है तो हो जाता है नीला। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है, मतलब क्या बीच में है, तो बीच में कौन सा कलर है इसका, मतलब ओरिजिनल कलर होता है बैगनी, बीच में बैगनी है तो बैगनी हो जाएगा। ठीक है, और यही अम्ल में डाल देते तो लाल हो जाता है और क्षार में डालते तो नीला हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में, अब देखिए बोरेक्स के विलयन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम तो इतना ही पढ़े हैं कि अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा और क्षार में डालेंगे तो नीला हो जाएगा, इतना ही ना पढ़े हैं। लेकिन अब आ गया बोरेक्स में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमको पता होना चाहिए कि जो होता है बोरेक्स, जिसका फार्मूला होता है Na2B4O7, ये जो होता है ये बोरेक्स का फार्मूला है। ठीक है, ये जो होता है ये होता है क्षार होता है। अब बताइए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि अम्ल में डालने से लाल होता है और क्षार में डालने से नीला हो जाता है, तो अब ये बोरेक्स में डाल दिया, तो बोरेक्स क्या है, Na2B4O7, ये क्षार होता है। अब क्षार में डालने से क्या होता है, नीला होता है। तो हमको पता होना चाहिए ये भी कि बोरेक्स क्या है, HCl क्या है, H2SO4 क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो बोरेक्स क्या होता है, क्षार होता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है, ये क्षार होता है, क्षार में डालने से नीला हो जाता है। यहीं पे दे देता है HCl में डालने से क्या होता है, तो HCl अम्ल है और अम्ल में डालने से लाल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है। अब देखिए, अजनबी गैस, ये सब जो होते हैं सब 18 ग्रुप के होते हैं। जो आइडल गैस जिसको बोला जाता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो है ये सब आइडल गैस होता है। इसका परमाणु संख्या होता है 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। ठीक है, 86। तो हमसे पूछा कि अजनबी गैस कौन है इस सब में। ठीक है, तो अजनबी गैस जेनॉन को अजनबी गैस बोला जाता है, याद रखिएगा, जेनॉन को अजनबी गैस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सब किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जेनॉन जो है कभी कभी किसी के साथ प्रतिक्रिया कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है, इसीलिए इसको अजनबी। ये सब जितना भी लिखा है ये किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, लेकिन इसमें से जेनॉन जो है कभी कभी कर लेती है, इसलिए इसको अजनबी गैस बोला जाता है। तो अजनबी गैस किसको बोला जाता है, जेनॉन को, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफीन क्या है, ग्राफीन जो है कार्बन का एक अपरूप है, एलोट्रॉप है। ठीक है, कार्बन का अपरूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, धोने का सोडा
तो कठोर जल को नरम करने के लिए देखिए, जब पानी में हम पाउडर मान लीजिए सरफ डालते हैं तो क्या करता है, पानी जो होता है ना उसको और भी पतला पतला कर देता है, और भी पतला कर देता है, जिससे वो कपड़ा में आसानी से घुस जाता है, हर एक होल में घुस जाता है और कपड़ा को आसानी से साफ़ कर देता है। जितना ऑयल वगैरह और गिरा होता है कपड़ा पे, सबको आसानी से एकदम सारा होल में आसानी से ढुक जाता है और साफ़ कर देता है कपड़ा को। तो जो कठोर जल होता है उसको नरम कर देता है वॉशिंग सोडा जो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम है, जिप्सम क्या है, जिप्सम जो होता है रासायनिक रूप से अवक्षेप अवसादी सेल है। ठीक है, अवसादी सेल है, रासायनिक रूप से अवक्षेप। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, CaSO4 ठीक है, ये होता है जिप्सम का। इसी से पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट में होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका होता है CaSO4.12H2O। इसी जिप्सम को गर्म करते हैं, तो गर्म करने से पानी देखिए यहाँ 2 पानी है और यहाँ देखिए आधा पानी बचा है, तो इसी जिप्सम को गर्म करने के बाद हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंडरा मतलब टेंडन किसके बने होते हैं, टेंडन किसका बना होता है, तो टेंडन जो है वो कोलेजन फाइबर का बना होता है, केवल कोलेजन फाइबर का। ठीक है, कोलेजन फाइबर का बना होता है, जो कि टेंडन क्या होता है, बोन को नहीं, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कौन, टेंडन, जिसको कंडरा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश हड्डियों को जोड़ता है, अब हड्डी को हड्डी से, इससे पहले बताया मांस को हड्डी से जोड़ता है, अब हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्नायु बंधन। क्या, स्नायु बंधन। ठीक है, स्नायु बंधन। ठीक है, तो हड्डियों को जोड़ता है कौन, स्नायु बंधन, जिसको इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारीदार पेशियाँ होती है, डैश होती है, धारीदार पेशियाँ पहले समझते हैं किसको बोलते हैं। जो देखिए, जो धारीदार पेशियाँ होती है वो 2 उत्तक से बना होता है। कितना उत्तक से बना होता है, 2 उत्तक से बना होता है। ठीक है, 2 उत्तक से बना होता है। एक होता है कंकाल मांसपेशी और एक होता है हृदय मांसपेशी। ठीक है, तो देखिए जो कंकाल मांसपेशी होता है वो होता है फाइबर मांस से बना होता है। किससे बना होता है, फाइबर मांसपेशी से बना होता है। ठीक है, ठीक है, और ये धारीदार होता है और ये अनैच्छिक मतलब जिस पे हमारा नियंत्रण ना हो उसको बोलते हैं अनैच्छिक नियंत्रण होता है। और ठीक है, इतना ही चीज़ इम्पोर्टेंट है धारीदार पेशियों के लिए। 2 उत्तक से बने होते हैं, कंकाल उत्तक, एक हृदय उत्तक लिखाए थे वो, और कंकाल उत्तक जो होते हैं फाइबर मांसपेशी का बना होता है और ये अनैच्छिक नियंत्रण करता है। ठीक है, और ये जो होता है इसका आंसर धारीदार पेशियाँ होती है बहुनाभिकीय होती है। ठीक है, बहुनाभिकीय होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याज काटते समय आँख में जलन पैदा करने वाले यौगिक है। प्याज जब काटते हैं तो आँख से आंसू निकलता है, वो किसके कारण, उसमें सल्फर गैस होती है, जिसके कारण प्याज काटते समय आँख से आंसू आ जाता है। ठीक है, आँख में जलन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और कल भी हमने एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्या था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन था, हाँ, सबसे
सबसे छोटी आंत, उसमें था ऑप्शन शेर, खरगोश, ये सब करके था, तो उसमें सबसे छोटी आंत पूछा था, तो शेर का होगा। ठीक है, शेर का होगा, क्योंकि शेर जो है मांसाहारी होता है और छोटी आंत सेलुलोज को पचाने के लिए होता है। सेलुलोज जो होता है हरे पेड़ पौधे में होता है, तो शेर तो हरे पेड़ पौधा खाता नहीं है, खरगोश खाता है, उसमें हरिन था और शायद एक बकरी था ऑप्शन में, तो ये तीनों तो घास फूस खाती है, तो उसको सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत दिया जाता है। लेकिन शेर तो मांस खाता है, तो सेलुलोज तो उसमें होता नहीं है जो पचाने का, तो इसमें सबसे छोटी आंत होती है, सबसे छोटी आंत, सबसे छोटी आंत होती है। ठीक है, शेर का। चलिए, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, हम लोग कल फिर इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, वैसे इजी है, देख सकते हो, छोटी हड्डी पता होगा स्टेपीज, तो इसका भी आंसर आप लोग बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आपको इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स मिल जाएगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।